हेलो स्टूडेंट्स। सो आज डिस्कस करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में यूनिट थर्ड जो है AKTU सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट कोड इज BP203T। सो वहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म का पोर्शन है जो आपको करना है। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म क्यों करते हैं हम लोग? बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि एनर्जी फॉर्म होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी रिक्वायर एनर्जी टू डू सम वर्क। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इससे पहले मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे बताया था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज जो है उससे हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है एनर्जी बनती है, हम सब जानते हैं। लेकिन लिपिड्स भी होते हैं जो कि जब वो मेटाबोलाइट्स उनके बनते हैं और उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हाई एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इसका रोल है। क्यों हमारी सेल्स, हमारी बॉडी क्यों लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करेंगी? क्योंकि हमें जब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हमें एटीपी बनाने हैं ह्यूज अमाउंट में, बिग नंबर में, तो हम लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए जाएंगे, यानी कि हमारी बॉडी लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमें किसका पढ़ना है? तो यहाँ पे हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन है। जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि लिपिड्स ही होते हैं, फैटी एसिड्स। नाउ लिपिड्स क्या होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। आप सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फैटी एसिड्स बेसिकली हमारे, अब हम इस वीडियो में यही समझेंगे इस लेक्चर में कि कैसे ये फैटी एसिड्स जो हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है और उनसे क्या बनता है फाइनली, और कैसे एनर्जी बनती है, ये हमें समझना होगा। तो फैटी एसिड्स यानी कि जो लिपिड्स हैं वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ ट्राइग्लिसराइड? आप इसको ऐसे लर्न कर लीजिए कि ट्राई मीन्स आप सब जानते हैं कि 3 होता है, ग्लिसराइड्स तो यहाँ पे ग्लिसरॉल आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिए। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स बना होता है एक्चुअली ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से ट्राइग्लिसराइड्स बना होता है। ठीक है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? फैटी एसिड ही है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। तो फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और ये ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स का। ठीक है, अब ये ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स कुछ बॉन्ड से ही जुड़े होंगे। जब भी कोई चीज आपस में जुड़ी होती है तो वो कुछ बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसका डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि हमें ये जो फैटी एसिड है ना, एनर्जी एक्चुअली बनाएगा कौन? ये फैटी एसिड बनाएगा एनर्जी। तो हमें इस फैटी एसिड को क्या करना है, इस फैटी एसिड को हमें अलग करना है। ठीक है, इस ग्लिसरॉल से। आप बात समझ रहे? हमें फ्री फैटी एसिड्स चाहिए। तो फ्री फैटी एसिड्स के लिए हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एक एंजाइम, लाइपेज नाम का एंजाइम। ये लाइपेज नाम का एंजाइम क्या करता है, ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, ये जो ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड की जो फ्रेंडशिप है ना, इसको तोड़ देगा। तो फ्री फैटी एसिड्स बन जाएंगे, अलग हो जाएंगे फैटी एसिड, और वो अब फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड में नहीं है। ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड्स बन जाएंगे। अब इन्हीं फ्री फैटी एसिड्स का होने वाला है बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये फ्री फैटी एसिड्स जहां पर भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जहां पे भी मेटाबॉलिज्म होना है, वहां पे चले जाएंगे। तो टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू के पास चले जाएंगे। अब चाहे कोई ऑर्गन हो या कोई टिश्यू हो, कोई भी टिश्यू है तो वो सेल से मिलके बना है। आप जानते हैं टिश्यू सेल से मिलके बने होते हैं, और सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है
कि ये जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, यानी कि ये जो फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होने वाला है, मेटाबॉलिज्म होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है। क्लियर? अब कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कहाँ कहाँ की सेल्स हैं जहाँ पर कि ये बीटा ऑक्सीडेशन होगा? तो लीवर, एडिपोज टिश्यूज और मसल्स, इन तीनों ही ऑर्गन्स में बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और कहाँ पर होता है? सेल्स में। सेल्स में कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल्स में अलग अलग जगह होती है, मतलब एक समझिए कि कमरे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन होगा क्यों? अभी मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जब भी लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी बनेगी, है ना? तो ये बीटा ऑक्सीडेशन एनर्जी बनाएगा। क्लियर? तो एनर्जी यील्डिंग होता है, ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर? अब हम आगे समझते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होने वाले हैं, लेकिन इस स्टेप्स को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इसको बीटा ऑक्सीडेशन बोल क्यों रहे हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है। क्या होना है? ऑक्सीडेशन। आप अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ना? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो लेकिन ये ऑक्सीडेशन होगा कहाँ पर? एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन बीटा पोजीशन पे होगा। अब क्वेश्चन ये है कि बीटा पोजीशन होती क्या है, तो ध्यान से सुनिए। सपोज ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है फैटी एसिड का, तो ये फैटी एसिड है, ठीक है? ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, मतलब ये जो आर है, एल्काइल ग्रुप है, ये कितना भी लेंदी हो सकता है। तो आर CH2 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 CH2, आप चाहें तो एक CH2 और लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है? सो ये चेन है एल्काइल चेन, ये पूरी हाइड्रोकार्बन चेन है। ये वाला पोर्शन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है। और ये है फंक्शनल ग्रुप, या कौन सा ग्रुप है? COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ जो पहला कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये। इससे सबसे पहला लगा हुआ कार्बन, मतलब अटैच कार्बन कौन सा है? ये वाला है, तो इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है? अब ये सेकंड वाला कार्बन बीटा कार्बन है और थर्ड वाला कार्बन गामा कार्बन है। तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ये इस बीटा वाले पे होगा, यानी कि बीटा कार्बन पे होगा। क्लियर? तो बीटा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पे होगा ये, ठीक है? यही है बीटा पोजीशन। तो बीटा बीटा कार्बन वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड, ठीक है? तो बीटा पोजीशन ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाउ बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है? 3 स्टेप्स होते हैं। सीधा ही बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड स्टार्ट नहीं होगा। पहले क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स हैं, पहले वो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई चीज आपकी सेल्स में, बॉडी में बिल्कुल ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में, अभी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सोया हुआ है फैटी एसिड, उसको जगाना है, तो एक्टिवेशन, ठीक है? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि सेल्स में कहाँ पर होता है? साइटोसोल में। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये सेल है, सेल के अंदर ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये साइटोसोल है, और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक कोई कंपोनेंट, ठीक है? तो ये जो एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड का, ये तो यहाँ व्हाइट वाले पार्ट में होता है, यानी कि साइटोसोल में होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है? तो इस तरह से समझ लीजिए। तो एक्टिवेशन करेंगे होगा पहले फैटी एसिड्स का, जो कि साइटोसोल में होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब एक्टिवेट कर लिया हमने, मान लीजिए। अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये फैटी एसिड जो एक्टिवेट हो गया है ना, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। मतलब ये समझ लो कि ये फैटी एसिड को रोकने के लिए यहाँ पे एक गार्ड लगा हुआ है, जो इसको अंदर एंट्री नहीं देता। तो क्या होगा? एंट्री करवाने के लिए ना इससे कुछ पास चाहिए, ठीक है? तो सेकंड स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि इस फैटी एसिड को अंदर पहुंचाने का काम, उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर? नेक्स्ट, जब ये अंदर आ जाता है फैटी एसिड, तो उसके बाद लास्ट में फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और फैटी एसिड जो है, यानी कि जो भी फैटी एसिड है, उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है और फाइनली एनर्जी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन से। तो फर्स्ट स्टेप जो था एक्टिवेशन का,
उसमें क्या होगा सबसे पहले स्टेप में, तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या करेगा, जो कि साइटोसोल में है, साइटोसोल में होगा ये प्रोसेस। तो फैटी एसिड जो है ये कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में और थाइनोकाइनेज एंजाइम यूज होगा। तो कोएंजाइम ए और थायोकाइनेज एंजाइम है, और एटीपी यहाँ पे लगेगी, यानी कि एटीपी यूटिलाइज होगी, रिलीज नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए एटीपी, यहाँ पे एनर्जी बननी है, लेकिन एक स्टेप ये एक्टिवेशन के लिए, जब भी हमें किसी चीज को एक्टिवेट करना है, मतलब मान लीजिए आपको किसी सोए हुए इंसान को जगाना है, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और फॉस्फेट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। नाउ दिस फैटी एसिड्स विल कन्वर्ट इनटू एसाइल कोएंजाइम में। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देगा एसाइल कोएंजाइम ए में, एसाइल कोएंजाइम में, ठीक है। नाम याद रखना है, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है ये है एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में यूटिलाइज होता है। यहाँ पे फैटी एसिड से एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है। अब ये एसाइल कोएंजाइम ए बन गया है साइटोसोल में, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं ले सकता। तो इसको एंट्री दिलाने के लिए एक कार्निटीन नाम का एक, ये समझिए कि एंजाइम्स की एक क्लास है, एक ग्रुप है, एक फैमिली है कार्निटीन नाम की। तो ये ग्रुप, ये कार्निटीन क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि इसको ऐसे याद कर लो कि ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा इस एसाइल कोएंजाइम को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है ये। और देखिए कार्निटीन नाम है, यानी कि कार, कार एक ट्रांसपोर्ट होता है, आप जानते हैं ना, कार, कार मतलब मैं वही इसको ड्राइव करते हैं, वही वाली कार की बात कर रही हूँ। तो कार ट्रांसपोर्ट, तो कार्निटीन याद हो गया होगा आपको। तो एसाइल कोएंजाइम ए कार्निटीन की हेल्प से क्या होगा, एंट्री करेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्लियर। सो होता क्या है, ये एसाइल कोएंजाइम ए जब कार्निटीन के साथ, जब आप ये इसको, जब इसके साथ बाइंड होता है, यहाँ पे एंजाइम है बेसिकली ये, तो ये कार्निटीन क्या करेगा, कोएंजाइम ए एसएच को हटा देगा, रिमूव करेगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। ये क्या करेगा, ये एसाइल कार्निटीन बनाएगा, ठीक है। तो कोएंजाइम में अलग हो गया और एसाइल कार्निटीन बन गया। ऐसे समझिए कि ये कोएंजाइम में अलग हो गया और ये एसाइल कार्निटीन बन गया, क्लियर। ये यहाँ से रिमूव हो गया, बाहर आ गया और एसाइल कार्निटीन बन गया, क्लियर। अब ये एसाइल कार्निटीन इजीली एंटर कर जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्लियर। नाउ जब ये एसाइल कार्निटीन बन चुका है, तो नेक्स्ट एंजाइम आता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज। अब क्या होता है, एक्चुअली इनको मैट्रिक्स में जाना है। अभी तो ये कहाँ पर है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, मतलब ये ऐसे समझिए कि ये साइटोसोल है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्लियर। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स है, ये स्पेस है अंदर का, और यहाँ पे जाना है इसको। तो पहले तो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 था, जिसने की असाइल कार्निटीन को यहाँ अंदर भेजा है, क्लियर। अब एक ऐसा एंजाइम भी चाहिए जो इस एसाइल कार्निटीन को यहाँ मैट्रिक्स तक पहुंचाएगा, तो दैट इज कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड, क्लियर। तो अब ये एसाइल कार्निटीन, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड की प्रेजेंस में यहाँ पे दोबारा से कोएंजाइम ए यूज होगा, ठीक है। और एसाइल कोएंजाइम में अब ये दोबारा से एसाइल जो है वो कोएंजाइम ए के साथ बाइंड हो गया और एसाइल कोएंजाइम में बन गया और कार्निटीन अलग हो गया। कार्निटीन फिर से वही साइकिल में चला जाएगा दोबारा से, क्लियर। अब हमें एसाइल कोएंजाइम में मिल चुका है। देखिए एसाइल कोएंजाइम ए ही बना था पहले भी, लेकिन वो क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमें एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत थी, एक गाड़ी की जरूरत थी जो पहुंचा सके इस एसाइल का कोएंजाइम ए को। तो वो काम कार्निटीन शटल ने किया, और कार्निटीन शटल ने क्या किया, एसाइल कोएंजाइम ए को फाइनली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचा दिया, इस तरह से। तो अब ये एसाइल कोएंजाइम ए जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे एफएडी की रिक्वायरमेंट होती है और एफएडी से एफएडीएच2 बनता है। तो एफएडीएच2 बनता है, तो अब आप सब जानते हैं कि ये एफएडीएच2
एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये ईटीसी साइकिल में जाकर एटीपी बनाएगा, तो बन गई एनर्जी। ठीक है, तो बहुत ये साइकिल 7 टाइम रन होगी, तो सोचिए कि कितने FADH2 बनेंगे। क्लियर, और फिर वो ही FADH2 कहाँ चले जाएंगे, ईटीसी साइकिल में, और फाइनली हमें क्या मिलेंगे, एटीपी मिल जाएंगे। क्लियर, यानी कि एनर्जी, जब मैं एटीपी बोल रही हूँ तो मतलब मैं एनर्जी ही बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में हमारी सेल्स में रहती है। अब एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में। तो देखिए एसाइल कोएंजाइम में, और यहाँ पे भी एसाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी है लेकिन, ठीक है, लेकिन क्लियर, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रोटेज। नाउ नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में जो है कंपाउंड, ये कन्वर्ट होगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में, किसकी प्रेजेंस में, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि कंपाउंड को ही डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला एंजाइम, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, तो बन गया बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। आपको कुछ नहीं करना है, बीटा हाइड्रोक्सी की जगह पे बीटा हाइड्रोक्सी की जगह पे बीटा कीटो, हाइड्रोक्सी की जगह पे कीटो, बाकी कंपाउंड पूरा एज इट इज है। सो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में बन गया बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट स्टेप में FAD से FADH2 बना था, तो ये वाले स्टेप में NAD से NADH बनता है। अब ये NADH दोबारा से अगेन ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जो कि ETC साइकिल में चला जाएगा और क्या बनाएगा, ATP, अगेन एनर्जी बनाएगा। क्लियर, नाउ दिस बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल से बीटा कीटो एसाइल बन गया है। अब लास्ट में क्या होगा कि थायोकाइनेज एंजाइम आएगा और इस बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए को दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। पहला है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम है, और दूसरा है एसाइल कोएंजाइम है। क्लियर, सो एसिटाइल कोएंजाइम है और एसाइल कोएंजाइम है, और यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है कोएंजाइम एसएच। सो एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि टीसीए साइकिल में जाता है। आप क्रैप साइकिल का भी एक वीडियो है सेपरेट, उसको चेक करिए प्लेलिस्ट में। सो टीसीए साइकिल में चला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर अगेन टीसीए साइकिल में जाकर ये एटीपी ही बनाता है जो कि एनर्जी है अगेन, तो यहाँ से भी एनर्जी मिल रही है, और एसाइल कोएंजाइम में कंपाउंड बनाता है जो फर्दर दोबारा ये साइकिल होती रहती है। टोटली ये साइकिल 7 टाइम्स होती है, मतलब जब इनिशिएट होती है तो 7 रन होते हैं इसके, ठीक है, इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो 7 टाइम्स आप समझ लीजिए कि हमें ये FADH2 मिलेंगे, ये NADH मिलेंगे और ये एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे। इतनी बार ये चलेगा प्रोसेस, और इतनी बार फिर से हमें क्या मिलते रहेंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड, और वो आगे जाके अलग अपनी अपनी तरह से जैसे ETC साइकिल में जाके ATP का फॉर्मेशन करेंगे, और इतने लार्ज नंबर में हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो इस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, हाई एनर्जी। तो दिस इज ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड इसीलिए आप जानते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स से इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन। थैंक यू so much for today. Next video I will upload soon.